नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच में विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने रविवार को गुजरात मेहसाणा में 2900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, इससे किसानों को होगा फायदा, बढ़ेगा रोजगार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पर्यटन, वनीकरण और कृषि के लिए नैसैक का भरपूर उपयोग करने का किया अनुरोध। कहा, प्राकृतिक कृषि और डिजिटल कृषि को मोदी सरकार दे रही है प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान भाई न करें चिंता, फसलों को हुई क्षति का सर्वे करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सूखे की मार से परेशान किसानों की मददगार बनेगी सरकार। औसत से कम बारिश के चलते किसानों का काफी नुकसान किया जा रहा है। फसल क्षति का आंकलन जल्द ही दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। लगातार हो रही बारिश से ठंडा हुआ मौसम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच के आमोद में 8,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दहेज में रसायन क्षेत्र से संबंधित 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विद्युत संयंत्र के साथ कास्टिक सोडा संयंत्र, विस्तारित कास्टिक सोडा संयंत्र, क्लोरोमेथेन का निर्माण की परियोजना, हाइड्रोजन हाइड्रेट संयंत्र शामिल है। इसके अलावा IOCL दहेज कोयली पाइपलाइन परियोजना, भरूच भूमिगत जल निकासी और STP कार्य तथा उमला आसा पनेथा चौड़ीकृत सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जंबसूर में बल्क ड्रग पार्क और दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अलावा अंकलेश्वर हवाई अड्डे के पहले चरण अंकलेश्वर एवं पनोली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड के विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने भरूच के वालिया, बनासकांठा के अमीरगढ़, दाहोद के चकलिया और छोटा उदयपुर के वानर में बनने वाले 4 जनजातीय औद्योगिक पार्क की भी आधारशिला रखी। साथ ही बनासकांठा के मुडेथा में एग्रो फूड पार्क, वलसाड के काकवाड़ी दांती में सी फूड पार्क और महिसागर के खांडीवाव में MSME पार्क की भी आधारशिला रखी। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित देश के पहले गांव के रूप में गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढेरा गांव स्थापित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस बड़ी शुरुआत के मौके पर मौजूद रहे। बेजोड़ स्थापत्य और अद्भुत स्थापत्य वाला मोढेरा अब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार गांव के रूप में भी जाना जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक मोढेरा भारत का ऐसा पहला गांव बन गया है जो 2400 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होगा। बेजोड़ स्थापत्य और पौराणिक महत्ता वाला मोढेरा अब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदारी वाले गांव के रूप में भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा में एक कार्यक्रम के दौरान मोढेरा की समृद्ध विरासत को नया आयाम देने की घोषणा की। मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों,
भारत का विजन 2070 तक नेट जीरो कार्बन का है। मोढेरा में ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र और आवासीय और सरकारी भवनों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रधानमंत्री के विजन को साकार कर रही हैं। ये सभी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकृत हैं। प्रधानमंत्री ने मोढेरा में सूर्य मंदिर की प्रोजेक्शन मैपिंग व अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया। यही मोढेरा जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे, आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। भविष्य में जब भी सोलर पावर को लेकर के बात होगी, જ્યારે પણ દુનિયામાં સૌર ઉર્જાની વાત થશે એટલે મોઢેરા પહેલું નામ દેખાશે। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ उनमें से मुख्य रही खेरवा से शिंगोड़ झील तक सुजलाम सुफलाम नहर परियोजना, अहमदाबाद मेहसाणा गेज परिवर्तन परियोजना, 511 करोड़ रुपए की लागत वाली साबरमती जगुदान खंड का गेज परिवर्तन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की नंदसन भू वैज्ञानिक तेल उत्पादन परियोजना, धरोई बांध आधारित वडनगर खेरालू और धरोई समूह सुधार योजना। हजारों करोड़ रुपए से अधिक के ये प्रोजेक्ट रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को भी विस्तार देंगे। प्रधानमंत्री ने बिचाराजी मोढेरा चनासमा राज्य राजमार्ग के एक खंड को 4 लेन का बनाने की परियोजना, उंजा दसज उपेरा लाडोल के एक खंड के विस्तार करने की परियोजना, सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान मेहसाणा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के एक नए भवन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें से पाटन से गुजरिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के एक खंड को 4 लेन का बनाना, जोताना तालुका से चलसन गांव में जल शोधन संयंत्र का निर्माण, दूध सागर डेयरी में नया स्वचालित मिल्क पाउडर प्लांट और यूएसटी मिल्क कॉटन प्लांट की स्थापना, जनरल अस्पताल मेहसाणा का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा एक ओर जहां मौजूदा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मोढेरा गांव को सौर ऊर्जा चालित घोषित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर परिवहन, पुनर्विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रा विकास की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ये सभी विकास परियोजनाएं राज्य के विकास में अहम होंगी। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उत्तर पूर्वी मामलों के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर पूर्वी मामलों के राज्य मंत्री BL वर्मा सहित केंद्र और पूर्वोत्तर के राज्यों के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पर्यटन, वनीकरण और कृषि के लिए नैसैक के आंकड़ों का भरपूर उपयोग करने और उनका फायदा उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में नैसैक के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जिससे इस मंच का अधिकतम और बेहतर उपयोग हो सके। अमित शाह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पर है और इसे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंचाने में योगदान देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। प्राकृतिक कृषि और डिजिटल खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा कि मोदी सरकार के लिए प्राकृतिक कृषि और डिजिटल कृषि प्राथमिकता का विषय है और प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणन के लिए अमूल और 5 अन्य सहकारी समितियों को मिलाकर एक बहुराज्यीय सहकारी समिति बनाने पर काम हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ये सहकारी समिति इन उत्पादों के प्रमाणन के बाद इनके निर्यात को भी सुनिश्चित करेगी, जिससे इनसे होने वाली अधिक आय का मुनाफा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगा। शाह ने कहा कि देश भर में 500 से अधिक प्रयोगशालाएं मिट्टी और प्राकृतिक उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणन करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बाढ़ मुक्त और नशा मुक्त पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। बाढ़ रोकने के उपायों पर शाह ने कहा कि हाइड्रो पावर प्लांट का उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं है, बल्कि इनका उपयोग बाढ़ की रोकथाम में भी किया जा सकता है। इसके अलावा 271 वेटलैंड्स के आदर्श उपयोग से भी बाढ़ रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त रखने का अनुरोध किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में कहा कि हिमाचल में 4 साल राज्यपाल रहने के बाद भी मैंने 2 साल तक प्राकृतिक खेती की बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में इस पर काम कर रहा था। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं रासायनिक खेती की तुलना में ज्यादा उत्पादन करता हूं। इसमें लागत कुछ नहीं है और उत्पादन ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में 4 साल गवर्नर रहा मैं। पहले 2 साल मैंने प्राकृतिक खेती की चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि उन दिनों मैं अपने क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने तभी बात कहनी शुरू की जब मैं प्रैक्टिकल रूप से पूर्ण सफल हो गया। आज मैं छाती तान के कह सकता हूं कि आप मेरे खेत में जाओ, रासायनिक से ज्यादा मैं उत्पादन लेता हूं। मेरी बंजर धरती को मैंने उपजाऊ बना दिया है। पानी की खपत में 50% कम करता हूं। मेरा खर्चा 0 के बराबर आ गया है। लागत मेरी नहीं है, उत्पादन मेरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए विदेश भेजकर यूरिया मंगवाता है, जो हमारी धरती, हमारी फसल और हमारे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डालता है। भारत की केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेश में भेज रही है। बदले में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक खरीदती है। यहां आने के बाद उसे आप किसान खरीदते हैं, फिर उसको धरती माता में डाल करके धरती को जहरीली बनाते हैं और उसमें गेहूं, दाल, सब्जी, फल, फ्रूट जो भी पैदा करते हो उनको जहरीला बनाते हैं और वो जहरीला आहार हम खाते हैं और खाने के बाद फिर हम अस्पताल में दाखिल होते हैं और फिर दवाई का चक्रव्यूह चलता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक और जैविक दोनों खेतियां जिम्मेदार हैं। कि ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ी चुनौती है दुनिया के लिए, जलवायु परिवर्तन। भाई और बहनों, किसी बीमारी का इलाज और वैक्सीन उसकी आ जाती है, लेकिन हम अंदर बैठे हैं, भयंकर तूफान आ जाए, उसकी वैक्सीन किसके पास है? और अति गर्मी हो जाए, उसका किस पे इलाज है? अति वृष्टि हो जाए, किस पे इलाज है? आज दुनिया में चारों तरफ ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण का दूषित होना, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना। और आपकी जानकारी के लिए 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों जिम्मेदार हैं। और मध्य प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान भाई चिंता न करें, फसलों को हुई क्षति का सर्वे करने का निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को वीडियो संदेश में कहा कि बेमौसम बरसात के कारण कई जगह हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलों को क्षति पहुंची है, लेकिन वे चिंता न करें। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां तत्काल
बाद सर्वे का काम प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि हम सर्वे भी करेंगे और राहत की राशि भी किसान को देंगे। मैंने किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। किसान चिंता न करें, मैं और सरकार उनके साथ खड़े हैं। क्षति हुई है तो उसकी भरपाई करेंगे और प्रभावित किसानों को संकट से निकालकर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से प्रभावित जिलों में पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को ये जारी एक बयान में कहा कि वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल भराव की स्थिति में प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार पंप लगाकर जल जमाव की समस्या का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। जनहानि तथा पशुहानि के प्रकरणों में पीड़ितों को अविलंब अनुमन्य सहायता राशि भी प्रदान की जाए। उन्होंने राहत कार्यों के संचालन के लिए राजस्व, पुलिस, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार की शाम शुरू हुई बारिश अब भी जारी है। लखनऊ जिला प्रशासन ने नगरवासियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के कानपुर देहात, बरेली, मथुरा, बहराइच जैसे करीब दर्जन भर जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार सूखे की मार से परेशान किसानों की मददगार बनेगी। औसत से कम बारिश के चलते किसानों का काफी नुकसान हुआ है। फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। कृषि मंत्री शाही ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है। पुनरुद्धार होने से तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी ही और रोजगार भी बढ़ेगा। दरअसल कृषि मंत्री शरद पूर्णिमा पर मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने विंध्य धाम आए थे। दर्शन पूजन कर देश की तरक्की की कामना की। तीर्थ पुरोहित धीरज मिश्र ने उनका दर्शन पूजन कराया। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र कृषि मंत्री के साथ थे। सीओ ट्रैफिक अनिल कुमार पांडे व मंदिर प्रभारी सीपी पांडे सुरक्षा में डटे थे। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने भी शरद पूर्णिमा पर मां विंध्यवासिनी की चौखट पर शीश नवाया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रदेश का पहला ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र लगने जा रहा है, जिसने ऊना में ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़े किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला ऊना के बेहड़ विट्ठल में प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना को बागवानी विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। विभाग ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। ऊना की प्रगतिशील बागवान एवं महिला उद्यमी रीवा सूद ने बागवानी विभाग को ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए 1.65 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूरी के लिए भेजी थी, जिसे विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। रीवा सूद को इस संयंत्र के निर्माण के लिए बागवानी विभाग की ओर से 35% अनुदान भी मिलेगा। किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर ड्रैगन फ्रूट जैसे बेहतर आमदनी वाली कृषि एवं बागवानी से जुड़ने के लिए जिला प्रशासन ऊना किसानों को निरंतर प्रेरित कर रहा है। किसानों की आजीविका उपार्जन के लिए ऊना में ड्रैगन फ्रूट की खेती को जिला प्रशासन ऊना बढ़ावा दिया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से भी ड्रैगन फ्रूट लगाने को प्रेरित किया जा रहा है। मनरेगा के तहत जिला ऊना में अब तक 2700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए गए, जिनमें से बंगाणा उपमंडल के तहत 2100 तथा गगरेट के ऑयल में 600 पौधे लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी वर्षा से राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रोहिन के बाद सरयू नदी भी अयोध्या पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं गोरखपुर में बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिन से जमकर बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश की फुहार आज भी जारी है। भारी बारिश के कारण गाजियाबाद के कई स्थानों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी भी हो रही है। रविवार को भी पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जलभराव में भी कई वाहन फंसे रहे। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। और वहीं उत्तराखंड में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी हिमपात हुआ। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। चीन सीमा पर स्थित अंतिम चौकियों लिपू लेक, ज्योलिग, कांग और काला पानी में भी भारी हिमपात हुआ। हिमपात के कारण कई मार्ग बंद हो गए। वहीं मुनस्यारी के निचले इलाकों में पिछले 3 दिनों से बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। पंचाचूली, हंसलिंग, छिपला, केदार और नागेंधुरा में भी बर्फबारी जारी है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में आज से भारी बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 अक्टूबर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने हैदराबाद सहित तेलंगाना के अधिकतर भागों में अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहेगी। कल हैदराबाद के पश्चिमी भाग में अधिकतम वर्षा दर्ज की गई, जहां शेखपेट जैसे क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर से अधिक और मधापुर में 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक, दिग्गज नेता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने 82 वर्ष की उम्र में मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह 26 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। नेताजी और धरती पुत्र नाम से जनता के बीच लोकप्रिय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। जम्मू कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के टंगपावा इलाके में कल रात से शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि टंगपावा में आतंकियों की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई और नई दिल्ली में आगामी 28 और 29 अक्टूबर को 26/11 के आतंकी हमले के परिदृश्य में आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिक और सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधक समिति वर्ष 2022 का अध्यक्ष है। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में रविवार देर शाम एक इमारत की छत ढहने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में 10 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पहले राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। कैनबरा पहुंचे विदेश मंत्री का स्वागत बड़े ही अनोखे ढंग से किया गया। जयशंकर के स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया के पुराने संसद भवन को तिरंगे की लाइटिंग से सजाया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।